सबसे पहले न्यूज पथ की शुरुआत हम करते हैं दशहरा पर रावण दहन की तस्वीरों के साथ। विजयादशमी के मौके पर आपको बता दें, आज रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। शुभ मुहूर्त में बुराई के प्रतीक इन तीनों पुतलों का दहन किया गया। विजयादशमी के खास मौके पर देश भर में उल्लास का माहौल है। शहर शहर रावण दहन की परंपरा का निर्वहन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के द्वारका रामलीला ग्राउंड में रावण दहन किया। हालांकि इससे पहले मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों के अलावा उस राक्षस रूपी पुतले का भी दहन किया गया जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करता है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाल किला मैदान में आयोजित लवकुश रामलीला में रावण दहन किया। इस दौरान एक्ट्रेस कंगना रनौत भी अतिथि के तौर पर शामिल रही। यही नहीं, दिल्ली के लाल किला मैदान में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया। पटना के गांधी मैदान में पहले मेघनाद, फिर कुंभकर्ण और फिर दशानन के पुतले का दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में भी रावण के पुतले का दहन किया गया। इस रावण दहन को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। ऐसे में जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हो या फिर पंजाब का होशियारपुर या चंडीगढ़, देश के तमाम छोटे बड़े शहरों में बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा को बड़ी ही धूमधाम के साथ आज मनाया गया। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम के विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हम शक्ति पूजा का संकल्प भी जानते हैं और कोरोना में सर्वे संतु निरामया ये मंत्र भी जी करके दिखाते हैं कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। तो सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के लवकुश रामलीला मैदान से, जहां पर कंगना रनौत पहुंच चुकी है। और अब यहां पर देखिए, यहां भी अब रावण दहन जो है वो किया जा रहा है। कंगना रनौत प्रणाम करते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, जिसे पूरे देश में धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिल्ली के लवकुश रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं, जहां पर बुराई जलकर किस तरह से खाक होती है प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया जा रहा है। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल लाल साड़ी में कंगना रनौत यहां पर पहुंची और आज विजयादशमी के दिन सभी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार किया उन्होंने। तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि इसी जगह पर पहुंची हुई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी काफी समय तक यहां बैठे हुए थे और रामलीला का जब तक मंचन चल रहा था वो बैठकर देख भी रहे थे। और अब रावण दहन यहां पर हो चुका है।
और अब आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। 9 दिनों के उत्साह और उल्लास के बाद श्रद्धालुओं ने माता रानी की विदाई की। कोलकाता में दुर्गा पूजा के समापन के बाद मां की विदाई के वक्त महिलाओं ने सिंदूर खेला की परंपरा अदा की। इस दौरान महिलाओं ने सिंदूर से होली खेलकर मां दुर्गा को विदाई दी। इसके साथ ही बीरभूम में भी महिलाएं माता की विदाई के दौरान सिंदूर खेला के रंग में रंगी नजर आई। बताया जाता है कि बंगाल में 450 सालों से सिंदूर खेला की परंपरा निभाई जा रही है। दिल्ली में भी मां दुर्गा की विदाई के दौरान महिलाएं सिंदूर खेला के उत्सव में डूबी नजर आईं। यहां प्रसिद्ध चित्तरंजन पार्क में मां की प्रतिमा के सामने महिलाओं ने सिंदूर की होली खेली और मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदाई दी। इस दौरान लोगों में गजब का उत्साह दिखा। साथ ही श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां से अगले साल फिर आने की भी कामना की। रांची में दुर्गा पूजा के आखिरी दिन मां को भक्तों ने अनूठी परंपरा सिंदूर खेला के साथ विदाई दी। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने माता रानी के दरबार में सिंदूर खेला की रस्म निभाई। ढोल नगाड़ों की आवाज पंडालों में गूंजती रही और मां के भक्त उत्साह में झूमते रहे। एक दूसरे पर सिंदूर लगाती महिलाओं ने पंडाल में गरबा भी किया। असम के धुबरी में भी भक्त माता रानी की भक्ति में लीन नजर आए। यहाँ मां दुर्गा की विदाई के वक्त सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर की होली खेली और माता रानी के जयकारे लगाए। पहले तो महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर लगाया और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर माता रानी का आशीर्वाद दिया। बिहार के दरभंगा में मां दुर्गा की विदाई के दौरान सिंदूर खेला की रौनक नजर आई। दुर्गा पंडाल में सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेला की रस्म अदा कर माता रानी को विदाई दी। इस दौरान महिलाओं ने माता रानी को सिंदूर अर्पण करने के बाद ढोल नगाड़ों की थाप पर खूब डांस किया और मां दुर्गा से अगले बरस फिर आने की कामना की। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ी है, क्योंकि ये दोनों शहर प्रदूषण की चुनौती का सामना कर रहे हैं। खास करके दिल्ली में हवा इस हद तक खराब हो चुकी है कि आगे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। वैसे तो सरकार और प्रशासन की ओर से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन मौसम का असर ऐसा है कि अभी से दिल्ली में धुंध नजर आ रही है। प्रदूषण सेहत के लिए ठीक नहीं, इस पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है। सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। दिवाली कुछ दूर है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली की हवा कुछ ऐसी बिगड़ी कि सांस लेना मुहाल हो गया। चंद रोज पहले दिल्ली में AQI यानी हवा की गुणवत्ता का लेवल 200 के ऊपर था, जो अब 300 के पार जा चुका है। हर कहीं है धुआं ही धुआं। इस शहर को क्या हुआ? जब आप सुबह उठे होंगे तो आपको एक स्मोक की चादर अपने इलाके में दिखी होगी, पर मैं आपको बता दूं कि जिसको आप कोहरा समझ रहे हैं वो स्मोक है, क्योंकि इस समय जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 306 पर पहुंच गया है। माने कि ये इस समय वेरी पुअर की कैटेगरी पर है। अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले हफ्ते देखा गया था कि जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 260 ऑन एन एवरेज था, जिसको हम पुअर बोलते हैं। जैसे ही सितंबर बीतता है, त्योहारों का मौसम आता है, पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है, उसके बाद देखा जाता है कि दिल्ली को एक स्मोक की चादर लपेट लेती है, जिससे दिल्ली वालों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इस सीजन की इस समय सबसे खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय 306 पर पहुंच चुकी है। अभी सर्दी भी नहीं आई, लेकिन सुबह सुबह दिल्ली का आलम यह है कि इंडिया गेट धुंध में साफ नजर नहीं आ रहा। वहां सुबह की सैर के लिए जाने वालों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ब्रीदिंग में हैवीनेस लग रही है। वी जस्ट केम फॉर मॉर्निंग वॉक। हमने सोचा कि एक आराम से यहाँ इंडिया गेट पे लंबी वॉक करते हैं ग्रीनरी को देख करके, बट बनस्पत ग्रीनरी के इतना सारा प्लांटेशन है, वी हैव सो मेनी प्लांट्स अराउंड, बट वी आर फीलिंग लिटिल हैवीनेस इन ब्रीदिंग आफ्टर हैविंग अ गुड लॉन्ग वॉक।
इस मौसम में दिल्ली का प्रदूषण हमेशा से चिंता का सबब रहा है, लेकिन चिंता इस बात की है कि तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदूषण बेलगाम है। इस वक्त हम लोधी रोड पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त दिल्ली का हाल क्या है। और स्क्रीन पर आप देखेंगे तो ये देखिए PM10 इस वक्त 210 दर्ज हो रहा है और ये लाइव इस वक्त आप प्रदूषण का स्तर देख पा रहे हैं। इंडिया गेट हो या लोधी रोड, दिल्ली और NCR में कमोवेश तस्वीर एक जैसी है। तमाम इलाकों में AQI 300 के पार है और आसार ये हैं कि ये लेवल नीचे नहीं आने वाला। ITO पे इस समय 300 AQI है जो वेरी पुअर की कैटेगरी में है। वहीं अगर बात करें लोधी रोड की तो वहां 246 का AQI है जो पुअर की कैटेगरी में है। वहीं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 282 का AQI है, वो भी पुअर की कैटेगरी में है। पर वहीं दूसरी जगह नेहरू नगर दिल्ली में 332 AQI है जो वेरी पुअर की कैटेगरी में है। वहीं मोती बाग में 340 है, पूसा में 291 AQI हो रखा है। वैसे ही नोएडा की बात करें तो वहां भी AQI 290 पार पहुंच चुका है। और RK पुरम की दिल्ली की साउथ दिल्ली की बात करूं तो वहां का AQI 322 पहुंच चुका है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस समय दिल्ली NCR के साथ लगते नोएडा, गाजियाबाद हो या चाहे राष्ट्रीय राजधानी हो, सब पोल्यूशन से ध्वस्त हैं। देखा यह जा रहा है कि दिल्ली में जहां ज्यादातर इलाकों में 300 पार AQI पहुंच गया है, वहीं पड़ोसी शहरों में भी जो AQI है वो 290 पार पहुंच चुका है। दिल्ली का ये प्रदूषण दिल्ली वालों की सेहत के लिए ठीक नहीं। बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी के लिए समस्या बढ़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस प्रदूषण पर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में क्या कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में ग्रैप स्टेज 1 के बाद ग्रैप स्टेज 2 लागू किया गया, जिसके तहत हर दिन सड़कों की सफाई होगी, हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा, होटल या रेस्टोरेंट में कोयले या तंदूर का इस्तेमाल नहीं होगा, अस्पतालों, रेल सर्विस, मेट्रो सर्विस जैसी जगहों को छोड़कर कहीं और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी गई है। साथ ही इलेक्ट्रिक या CNG बसेस और मेट्रो सर्विस के फेरे बढ़ाए जाएंगे। लेकिन AQI का लेवल बढ़ता है तो सरकार के पास और बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि प्रदूषण रोकने में लापरवाही नहीं रुक रही। जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे जो निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पर किस तरह से इस धूल के टीले को, मिट्टी के टीले को ढककर नहीं रखा गया है, ये भी एक अपने आप में बड़े नियम तोड़ने जैसा है। क्योंकि दिल्ली में नियम है, अगर आप कहीं भी निर्माण कार्य कर रहे हैं तो आपको इस तरह के जो मिट्टी के टीले हैं उन्हें ग्रीन शीट से ढक कर रखना होगा। लेकिन यही वो मिट्टी होती है, जब तेज हवा चलती है तो उसके बाद ये हवा में घुल जाती है। दिल्ली सरकार प्रदूषण की गंभीरता समझ रही है। अधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई जा रही है। पराली जलने पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा से बातचीत भी जारी है। हालांकि हवा की खराब गुणवत्ता की बड़ी वजह मौसम भी है। जो पहले विंड स्पीड थी वो काफी ज्यादा तेज थी और ये उत्तर पश्चिम दिशा से 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। लेकिन अब जो हवा है वो 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो जो पॉल्यूटेंट्स है इनको बाहर नहीं ले जा पा रही, यानी कि डिस्पर्स नहीं कर पा रही। इसीलिए जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, डस्ट पार्टिकल है और स्मोक पार्टिकल है, हार्मफुल गैसेस हैं, वो लोअर एटमॉस्फेयर में अर्थ के सरफेस के आसपास ही रोटेट कर रही हैं, या कह सकते हैं कि वो वहीं की वहीं रह रही हैं, डिस्पर्स नहीं हो पा रही। इसके कारण ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है और अभी फिलहाल ऐसा कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहा, यानी मेट्रोलॉजिकल कंडीशन कोई ऐसी नहीं दिखाई दे रही जिससे कि हवा की स्पीड बढ़े और पॉल्यूटेंट्स डिस्पर्स हों। इसीलिए ये जो पुअर कैटेगरी और वेरी पुअर कैटेगरी है, इसमें ही पॉल्यूटेंट रहेंगे। दशहरा से लेकर दीपावली तक का वक्त दिल्ली के लिए बेहद अहम है, लेकिन प्रदूषण की चुनौती मुंबई के सामने भी है, जहां AQI लेवल 150 के पार जा चुका है। प्रदूषण कम करने के लिए इंतजामात हो रहे हैं। सड़कों पर एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर भी लोगों के लिए सांस लेना मुहाल है। मुंबई का AQI लेवल है वो 163 है, जिसे अनहेल्थी कहा जाता है। अनहेल्थी यानी कि आज का जिस तरीके से एयर पोल्यूशन है वो आपको बीमार कर सकता है।
मेरे ठीक पीछे आपको मुंबई का स्काईलाइन दिखाना चाहूंगा कि आप किस तरीके से देख सकते हैं कि जो पोल्यूशन की चादर है वो मुंबई पर बिछी हुई है। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो आपको काफी ज्यादा धुंधली नजर आएगी। मुंबई के हालात को देखते हुए बीएमसी ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। निर्माण कार्यों को लोहे की चादर और कपड़ों के घेरे में करना अनिवार्य है। निर्माण वाली जगहों पर एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकल रखने का निर्देश है। फैक्ट्रियों और परिवहन के मामले में भी सख्त कदम उठाए गए हैं। अब देखना होगा कि इसका मुंबई की आबोहवा पर क्या असर होता है। दिल्ली से पंकज जैन और अनमोल बाली, मुंबई से सौरभ वक्तानिया और पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की रणनीति क्या है, इस पर हमने बात की पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से। आपने 28 विभागों के साथ बैठक की। इस बैठक में आपने कई निर्देश दिए हैं, लेकिन किस तरह से दिल्ली में हालात बदलेंगे और क्या ये सख्तियां होंगी? देखिए, जो मौसम विभाग का अनुमान जो सामने आया है उसके अनुसार अभी अगले कुछ दिनों तक सर्दियां बढ़ रही हैं और हवा की स्पीड काफी कम होने वाली है। उसके अनुरूप अब जो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 से पार गया है। उसको देखते हुए जैसा पूर्व निर्धारित था कि ग्रेड 2 300 प्लस एक्यूआई होने के बाद ग्रेड 2 लगाया जाएगा। CAQM के डायरेक्शंस के अनुसार दिल्ली में ग्रेड 2 को लागू कर दिया गया है। जितने 13 हॉट स्पॉट्स हैं उन हॉट स्पॉट्स पे जितने डीसी जो इंचार्ज हैं वो 25 तारीख को ग्राउंड विजिट करेंगे और जो अब तक वहां पर हो रहा है उसकी समीक्षा करेंगे। जो भी कहीं कमी दिख रही है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है उसको सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, जैसे अभी हमने सारा एक्यूआई का मॉनिटर किया तो 13 हॉट स्पॉट्स के अलावा दिल्ली में 8 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर भी एक्यूआई तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब कि वहां पे लोकल कुछ और जो है गतिविधियां चल रही हैं। उसके लिए एक स्पेशल टीम बनाने का डायरेक्शंस दिया गया है कि वो जा करके ग्राउंड विजिट करेगी, क्या सोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करेगी और फिर उसको लेकर के काम किया जाएगा। पूरे दिल्ली के अंदर जो अभी तक वाटर स्प्रिंकलिंग पानी का छिड़काव हो रहा था वो सामान्य पानी से हो रहा था। अब उसमें जो डस्ट सेपरेशन के लिए जो पाउडर होता है उसको मिला करके जो है अब छिड़काव शुरू करने का निर्देश पूरे दिल्ली के अंदर जहां भी हो रहा है वो दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC पर जवानों के साथ मनाया दशहरा। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर शस्त्र पूजन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा की और स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि देश में शांति हो। आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में गायक शंकर महादेवन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तवांग में जवानों के साथ दशहरा मनाया। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री ने LAC पर शस्त्र पूजन भी किया और जवानों से मुलाकात कर हौसला अफजाई की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी देश के वीर जवान सीमा पर तैनात रहते हैं। देश की रक्षा करने वाले जवानों पर पूरे देश को गर्व है। शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। 18 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ शाम 3:33 पर बद्री विशाल के कपाट बंद हो जाएंगे। विजयदशमी के अवसर पर बद्रीनाथ मंदिर परिसर ने कपाट बंद करने की तिथि की घोषणा की। धाम के कपाट बंद होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का भी समापन हो जाएगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में आंधी के साथ भारी बारिश हुई। जोरदार बारिश के बाद पुथनार नहर में दरार आ गई और पानी सड़कों पर आ गया, लेकिन पानी की रफ्तार तेज होने की वजह से सड़क भी टूट गई और बीच सड़क से ही पानी बहने लगा, जिससे यहां आवाजाही बुरी तरह बाधित हो गई। यही नहीं, कई दीवारों के टूटने से सड़क पर मलबा भी इकट्ठा हो गया। हरिद्वार में दशहरे के इस खास मौके पर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा में शस्त्रों की पूजा की गई। यहाँ वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई। इस अखाड़े में मौजूद सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नाम के भालों की हर साल देवता के रूप में पूजा की जाती है और माना जाता है कि इन भाला रूपी देवताओं को कुंभ में शाही स्नानों में सबसे पहले गंगा स्नान कराया जाता है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे पर जबरदस्त घमासान है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां परेशान हैं। टिकट कटने पर कहीं प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं आंसू बहाए जा रहे हैं। कोई सिर के बल खड़ा नजर आता है तो कोई हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता है।
हालांकि कांग्रेस और कमलनाथ नाराजगी खत्म करने की कोशिश में हैं, लेकिन टिकट को लेकर टकराव खत्म नहीं हो रहा। एमपी का चुनावी दंगल अजब है, लेकिन मुकाबले से पहले टिकट को लेकर जो घमासान है वो भी गजब है। परेशानी बीजेपी खेमे में भी है, लेकिन कांग्रेस की कहानी तो पूछिए मत। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और कमलनाथ का संकट समझना हो तो ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। हनुमान चालीसा का ये पाठ कमलनाथ के आवास पर हो रहा है। कांग्रेस नेता विष्णु विश्वकर्मा को भोपाल की हुजूर विधानसभा से टिकट की उम्मीद थी, लेकिन टिकट नहीं मिला तो उनके समर्थक हनुमान चालीसा पाठ करने बैठ गए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हुजूर विधानसभा सीट से जिस शख्स को टिकट नहीं मिला है कांग्रेस से, वो आज कमलनाथ के बंगले के बाहर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ खुद कर रहे हैं। अगर आप सामने देखें तस्वीरों में तो ये वो तस्वीर है जो आपको दिख जाएगी, और यहाँ से ये माना जा रहा है कि जो विष्णु विश्वकर्मा है वो अपनी दावेदारी ठोक रहे थे टिकट के लिए। एक ओर टिकट नहीं मिलने पर रंज है तो दूसरी ओर घोषित उम्मीदवारों का भी विरोध है, यानी कांग्रेस के लिए चुनौती दो तरफा है। छतरपुर के बिजावर से कांग्रेस ने चरण सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन प्रत्याशी के नाम का ऐलान होते ही ऐसा विरोध शुरू हुआ कि कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। पिछली बार भी यही गलती हुई थी कांग्रेस से, दोबारा भी हो रही है ये। तो हम लोग ये चाहते हैं कि दोबारा हम लोग कांग्रेस के सपोर्टर हैं, तो हमें निराशा होती है इस चीज को देख कर के बार बार वही गलती दोहरा रही है कांग्रेस। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस का हाल ये है कि एक को मनाए तो दूजा रूठ जाता है। टिकट नहीं मिलने की नाराजगी जताने का तरीका भी एक से बढ़कर एक है। निवाड़ी के कांग्रेस नेता ने पार्टी दफ्तर के सामने शीर्षासन लगा लिया, तो बड़नगर के सिटिंग विधायक मुरली मोरवाल के समर्थकों ने कमलनाथ के घर के आगे पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। जाते जाते बेकार पड़े टायरों को आग के हवाले कर गए। यानी टिकट बंटवारे पर कांग्रेस की टेंशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सबसे खराब काम है उम्मीदवार का चयन, क्योंकि जो भी उम्मीदवारी बताता है वो कहता है साहब 25,000 से कम से मैं नहीं जीतूंगा। 90% जो सीट तय की गई है वो सर्वे के आधार पर तय की गई है। ज्यादा परेशान तो होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी सहानुभूति उनके साथ है। धैर्य रखो, धीर रखो। हम लोग सरकार हमारी बनती तो जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ अन्याय हो भी गया होगा तो उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। कांग्रेस की चिंता दरअसल ये है कि टिकट नहीं मिलने से नाराज नेता कहीं चुनाव में खेल ना बिगाड़ दें। इसलिए जितनी मशक्कत टिकट फाइनल करने में हुई, उतनी ही मेहनत भड़के हुए नेताओं को मनाने में की जा रही है। कमलनाथ के साथ इस मिशन में दिग्विजय सिंह और रणदीप सुरजेवाला भी लगे हैं, लेकिन एक दूसरी चुनौती समाजवादी पार्टी की तरफ से भी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक भी सीट नहीं मिलने पर अखिलेश नाराज है। अखिलेश बेहद शरीफ व्यक्ति है, अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है और उन्होंने बस्ती संभाली है, परिवार को संभाला है। हाँ, अब ये चर्चा कहाँ बिगड़ी मैं नहीं जानता, लेकिन कमलनाथ जी पूरी ईमानदारी के साथ समझौता करना चाहते थे। अब ठीक है, लेकिन अलायंस में तो फ्रेंडली फाइट हो जाती है। चुनाव में ज्यादा दिन बाकी नहीं, इसलिए कांग्रेस टिकट बंटवारे की तनातनी जल्द खत्म करना चाहती है। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज आपको बताते हैं मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो कॉरिडोर की प्रगति रिपोर्ट, जिसका पहला फेज अपने अंतिम दौर में है। मायानगरी में जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए ये एक और बेहतर विकल्प तैयार होने को है। उम्मीद है कि मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन 3 के जरिए लोगों को जाम की दिक्कत से बड़ी राहत मिलेगी।
मुंबई शहर में जहां जगह की कमी किसी से छिपी नहीं, शहर की बढ़ती आबादी और ट्रैफिक जाम एक अलग समस्या है। शायद यही वजह है कि मुंबई करों के लिए खास तौर से मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन 3 आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट का एक बेहतर विकल्प होगी। दरअसल इस मेट्रो के लिए कॉरिडोर का जमीन से 28 मीटर नीचे निर्माण आखिरी चरणों में है। आप कह सकते हैं कि इसमें जिस तरह के टनल को क्रॉसओवर्स दिया गया है, यानी कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ट्रेन 4 जगह पे इस तरह के क्रॉसओवर्स जो है वो मुंबई मेट्रो लाइन 3 में दिए गए हैं। मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन 3 के पहले चरण में आरे और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का दायरा है, जिसे इस साल के आखिर तक पूरा कर लिए जाने की उम्मीद है। वहीं इस मेट्रो 3 लाइन की खासियत ये भी है कि इसमें हर 5 किलोमीटर के अंतराल पर 4 क्रॉस ओवर्स हैं, जिनके काम और उद्देश्य भी खास हैं। क्रॉस ओवर्स का पर्पज ये है कि बाई चांस यदि एक लाइन में गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरा लाइन बंद ना हो जाए, और लाइन बेसिकली उस वाले सेक्शन पे अप एंड डाउन दोनों साइड की ट्रेन उस लाइन पे चलती रहे। एंड उस केस में क्या होगा कि थोड़ी डिले फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, पर लाइन पूरी तरीके से बंद नहीं होगी। एंड एक बार जब गाड़ी डिफेक्ट रेक्टिफाई हो जाएगा तो फिर उसके बाद नॉर्मल ऑपरेशन शुरू हो सकते हैं। तो हर 5 किलोमीटर में एक एक क्रॉस ओवर दिया गया है। कोलाबा बांद्रा सीप्स लाइन नाम से भी मशहूर मेट्रो एक्वा लाइन 3 पहली लंबी दूरी की खास मेट्रो ट्रेन कही जा रही है, जिसके तहत मुंबई करों के साथ बाहरी लोगों को भी काफी सहूलियत मिलने वाली है। पूरा के पूरा जो मेट्रो लाइन है ये अंडरग्राउंड रहने वाला है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ इस मेट्रो लाइन को प्रोवाइड किया जाएगा, और इसका फर्स्ट फेज जो बताया जा रहा है बीकेसी से आरे तक का, वो दिसंबर तक या फिर उससे थोड़ा बाद शुरू हो जाएगा। और पैसेंजर्स फिर जैसे कि मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या मुंबई का जो सीब्स इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर इस मेट्रो की कनेक्टिविटी पाएंगे। फिलहाल मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण आखिरी चरणों में है। सड़क पर जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस एक्वा मेट्रो लाइन 3 का मुंबई को बेसब्री से इंतजार है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुस्बत के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं और आज बात लिव इन रिलेशनशिप पर होगी, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान लिव इन रिलेशनशिप को टाइम पास बताया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप वाले रिश्ते बेहद नाजुक और अस्थायी होते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों में ईमानदारी से ज्यादा एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है। अदालत ने ये अहम बातें लिव इन में रह रहे एक मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा की रहने वाली 22 साल की लड़की घर छोड़कर साहिल नाम के लड़के के साथ रहने लगी थी। अगस्त में लड़की के घर वालों ने उसके प्रेमी के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करवाया और उसकी जान को खतरा भी बताया, जिसके बाद लड़के की तरफ से उसके चचेरे भाई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका में एफआईआर रद्द करने, गिरफ्तारी पर रोक लगाने और बालिग जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने की मांग की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसके मुताबिक बालिग जोड़े को अपनी मर्जी से रहने का अधिकार है। वहीं लड़की के परिवार वालों ने विरोध करते हुए अदालत को बताया कि लड़के का आपराधिक इतिहास है और वो उनकी लड़की का भविष्य खराब कर देगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में लिव इन रिलेशनशिप को वैध ठहराया है, लेकिन 20-22 साल की उम्र में 2 महीने की अवधि में ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये जोड़ा एक साथ रहने में सक्षम होगा। कोर्ट ने नसीहत देते हुए कहा है कि जिंदगी गुलाबों की सेज नहीं होती, ये हर जोड़े को कठिन से कठिन वास्तविकताओं की जमीन पर परखती है। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को सुरक्षा दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस मुद्दे पर हमने प्रयागराज के कुछ युवाओं से बात की और उनकी राय जानी। ने जो टिप्पणी करी है सही करी है, मुझे भी लगता है, क्योंकि अंतर धार्मिक जो जोड़े हैं इस तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहना हमारे समाज को हमें लगता है कि दूषित करते हैं। और जो समाज में जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, इस तरह से रहने में एटमॉस्फेयर भी खराब होता है मुझे लगता है। और जो बच्चे हैं या पॉपुलेशन है अगल बगल की, उस पर भी गलत इफेक्ट पड़ता है। उसी सबको दृष्टिगत रखते हुए, देखते हुए, सारी चीजों को, सामाजिक सोच को, सामाजिक धारणा को, ये सारी चीजों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे टिप्पणी करी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ हर चीज का एक प्रोज एंड कॉन्स होता है। हर चीज अपने आप में बुरी होती है, हर चीज अपने आप में अच्छी होती है। जैसे अगर आप बात करें लिव इन रिलेशनशिप की, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है जहाँ पे आप एक दूसरे पार्टनर को बड़े अच्छे तरीके से जान सकते हैं।
लेकिन कमियां वहां आ जाती जहां पे हम कई बार ऐसा देखते हैं, कई ऐसे FIR हो जाते हैं जहां पे रेप केसेस डाल दिया जाता है, जबकि जो उनके बीच जो रिलेशन फिजिकल बनता है वो काफी कॉन्सेंचुअल होता है। लेकिन तो ऐसी जो समस्याएं आ रही हैं तो उस पर लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप पे कुछ अलग से सरकार को किसी तरीके का रूल बनाना चाहिए, ताकि जो फर्जी केसेस हो रहे हैं, जो लड़कियां लड़कों के ऊपर किसी प्रकार से दबाव डालने का प्रयास करती हैं, वो सब खत्म किया जा सके। मैं बिल्कुल इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस टिप्पणी से सहमत हूँ, क्योंकि एक टाइम पास है। 20-22 साल की उम्र में इस प्रकार के अस्थायी रिश्ते कतई उचित नहीं है, ना किशोर के लिए ना ही किशोरी के लिए। तो मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूँ। लिविंग रिलेशनशिप महज एक टाइम पास है और आजकल के युवाओं का फैशन बन गया है कि एक के साथ रहिए, दो के साथ रहिए। तो मैं बिल्कुल इसके सहमत में हूँ और सरकार को इस पर सख्त कानून बनाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी जो है वो कई हद तक सही है, क्योंकि देखिए, अगर आपको एक लंबे जीवन साथी के रूप में देखना है अपने उसको, तो आप उसके लिए रह सकते हो, अच्छे तरीके से जान जाएंगे। लेकिन यदि आप ये कोशिश करें कि हाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं या अस्थायी तौर पे संबंध या अब उस तरीके से देखते हैं, तो ये चीजें सही नहीं है। इससे मतलब एक देश को इस तरीके से नुकसान होगा कि समाज का युवा जो है वो एक निश्चित दिशा में नहीं जा पाएगा और मतलब इससे देश का नुकसान होगा, खुद युवाओं का नुकसान होगा। मैं इस टिप्पणी को मतलब सपोर्ट करता हूँ और हम जैसे युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं अंतर धार्मिक की, तो धार्मिकता के आधार पर देखिएगा तो आप आए दिन देखिए कहीं फ्रिज में किसी के टुकड़े मिलते हैं, किसी का कहीं मतलब लव जिहाद होता है। हाँ, इसको मतलब नेगेटिव वे में लिया जा सकता है, पॉजिटिव वे में लिया, लेकिन ज्यादातर केसेस नेगेटिव निकल रही है। हमास ने 2 महिला बंधकों को रिहा किया है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। इजराइल हमास जंग के बीच हमास ने 2 महिला बंधकों को रिहा कर दिया। सेना के हेलीकॉप्टर से उन दोनों महिलाओं को तेल अवीव लाया गया। इससे पहले भी शुक्रवार को हमास ने 2 अमेरिकी महिलाओं को रिहा किया था। हमास के पूर्व नेता खालिद मशाल ने कहा कि अगर इजराइल गाजा पट्टी में हमले रोक देता है तो हमास बंधकों को रिहा कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इस दौरान बाइडेन ने हमास को कड़ा संदेश दिया और कहा, पहले बंधकों को रिहा करो, फिर सीज फायर पर बातचीत होगी। वहीं डच प्रधानमंत्री मार्क रूट ने वेस्ट बैंक के रामल्ला शहर में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की और इजराइल हमास के बीच युद्ध के बाद बने हालात पर चिंता जताई। ईरान इजराइल की घेराबंदी करने में जुटा है। हमास इजराइल जंग को लेकर ईरान की राजधानी तेहरान में विदेश मंत्री हुसैन की अगुवाई में बैठक हुई, जिसमें रूस, तुर्की, अजरबैजान और आर्मेनिया के विदेश मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में इन सभी देशों ने इजराइल पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरा विश्व युद्ध रोक देंगे। ट्रंप ने अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में राष्ट्रपति पद के प्राथमिक चुनाव के लिए आवेदन करने के दौरान ये बयान दिया। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। महंगाई से त्रस्त पाकिस्तान में चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने जल्द चुनाव होने की उम्मीद जताई। हालांकि इस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान चुनाव आयोग ने जनवरी 2024 में चुनाव कराने के संकेत दिए हैं।